रात के 11 बज रहे हैं। घर में सब सो चुके हैं, पूरी तरह से सन्नाटा है। और मान लीजिए एक कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही है। मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी है ना? बिल्कुल वही नीली रोशनी। अब एक माँ धीरे से उस दरवाजे को खोलती है और जो दृश्य वो देखती है, सच कहूं तो वो आज के समय में लगभग हर घर की एक अनकही कहानी बन चुका है। हाँ, मतलब ऐसा कोई घर नहीं जहाँ ये ना होता हो। सही बात है। सामने बच्चे की किताब खुली हुई है, लेकिन उसकी नजरें किताब पर बिल्कुल नहीं है। नजरें बस उस स्क्रीन पर टिकी हैं और बस एक ही चीज हो रही है, स्क्रॉल, फिर स्क्रॉल और फिर स्क्रॉल। एक लूप सा बन गया है। हाँ। फिर माँ दबी हुई आवाज में पूछती है, पढ़ाई हो गई? और बच्चा बिना नजरें उठाए पूरी तरह से एक रोबोट की तरह जवाब देता है, हाँ मम्मी, बस हो ही रही है। तो आज जिस स्रोत सामग्री का हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, उसकी शुरुआत इसी परिचित और चिंताजनक दृश्य से होती है। और ये एक ऐसा दृश्य है जो देखने में बहुत सामान्य लग सकता है, लेकिन इस दस्तावेज के अनुसार इसके पीछे की सच्चाई बहुत गहरी है। गहरी कैसे? मतलब ये तो रोल की बात है। रोज की बात है, पर स्रोत स्पष्ट करता है कि उस कमरे में ना तो पढ़ाई हो रही है, ना ही बच्चे का फोकस वहां है, और सबसे बड़ी बात, उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। वो बस स्क्रीन में खोया है। बिल्कुल। इस चर्चा में हमारा उद्देश्य यही समझना है कि इस समस्या की असली जड़ क्या है। स्रोत सिर्फ इस समस्या का विवरण देकर नहीं रुकता। अच्छा, तो कोई समाधान भी है? हाँ, वो शक्ति सेवा मूवमेंट नामक एक समाधान प्रस्तुत करता है और ये दावा करता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन, मतलब जो जानकारी है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव में कैसे बदला जा सकता है। अरे वाह! और यही आज की इस चर्चा का मुख्य मिशन है। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ एक बच्चे के फोन चलाने की आदत तक सीमित नहीं है। ये एक पूरी पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य, उनके सोचने के तरीके और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एकदम सही। और जब हम स्रोत में दिए गए विवरण को देखते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। वो रोजमर्रा का रूटीन है ना, स्कूल से आना, थोड़ा बहुत खाना खाना और फिर सीधे मोबाइल की दुनिया में डूब जाना। हाँ, और फिर शाम होते ही ट्यूशन या होमवर्क का दबाव शुरू हो जाता है। रात तक आते आते बच्चे के व्यवहार में एक अजीब सा स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन दिखाई देने लगता है। दस्तावेज इस रोजमर्रा के रूटीन का बहुत बारीकी से विश्लेषण करता है और एक खास शब्द का जिक्र है इसमें, एग्जाम। हाँ, वो ट्रिगर वर्ड। हाँ, दस्तावेज के अनुसार जैसे ही ये एग्जाम शब्द घर के माहौल में गूंजता है, बच्चे के अंदर मुख्य रूप से 3 चीजें तुरंत ट्रिगर हो जाती हैं। पहली एंग्जाइटी, दूसरी इरिटेशन और तीसरा सेल्फ डाउट यानी खुद पर शक करना। ये बहुत ही सोचने वाली स्थिति है। मतलब जो बच्चा स्वाभाविक रूप से चंचल और नई चीजों को जानने के लिए जिज्ञासु हुआ करता था, वही बच्चा अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है। हाँ, माता पिता इस बदलाव को देखते हैं। बच्चा पहले की तरह बातें नहीं सुनता, बात बात पर पलट कर जवाब देता है। पढ़ाई में तो उसका मन बिल्कुल टिकता नहीं। अगर हम इस स्थिति के पीछे के तंत्र को समझें तो इसे कैसे समझाया जाए? मैं सोच रहा था, यहाँ एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिमाग में आता है। मान लीजिए एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है। अच्छा, स्पोर्ट्स कार। हाँ, वो स्पोर्ट्स कार एक होशियार, क्षमतावान बच्चा है जिसके अंदर असीम ऊर्जा है। अब उस शानदार स्पोर्ट्स कार को शहर के सबसे भारी और जाम वाले ट्रैफिक में फंसा दिया गया है। और वो ट्रैफिक है आज का डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और सूचनाओं का ओवरलोड। बिल्कुल। कार का इंजन पूरी ताकत से चालू है, वो आगे बढ़ना चाहती है लेकिन बढ़ नहीं पा रही है। लगातार एक ही जगह पर इंजन के पूरी क्षमता पर चालू रहने की वजह से क्या होगा? इंजन ओवरहीट होने लगेगा। सही कहा। दस्तावेज जिस चिड़चिड़ेपन, एंग्जाइटी और पलट कर जवाब देने की बात कर रहा है, वो सब उसी मानसिक इंजन का ओवरहीट होना ही तो है। क्या बात है! ये उदाहरण इस पूरे स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। और अगर देखें तो इस ओवरहीटिंग का मूल कारण क्या है, स्रोत इस पर एक बहुत ही तार्किक नजरिया सामने रखता है। वो क्या है? आज के समय में बच्चों को अनलिमिटेड एक्सेस और अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई है। उनके हाथों में दुनिया भर का ज्ञान, मनोरंजन और हर तरह की सामग्री मौजूद है। हाँ, एक क्लिक पर सब कुछ है। बिल्कुल। लेकिन दस्तावेज ये तर्क देता है कि इस असीमित पहुंच के साथ जो सबसे जरूरी चीज दी जानी चाहिए थी, वो नदारद है। स्रोत के अनुसार बच्चों को माइंड कंट्रोल, इमोशनल बैलेंस और फोकस ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं दी गई है। मतलब
एक सुपर कार तो थमा दी गई, लेकिन उसे सुरक्षित तरीके से चलाने की ट्रेनिंग या सबसे महत्वपूर्ण बात, उसमें ब्रेक लगाना नहीं सिखाया गया। सटीक। दस्तावेज ये समझाता है कि जब एक बिना ट्रेनिंग वाले दिमाग पर इतनी सारी उत्तेजक जानकारी का बोझ लगातार पड़ता है तो उसका नतीजा ये होता है कि बच्चा पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। वो कंफ्यूज रहने लगता है। हाँ, और हमेशा एक अदृश्य मनोवैज्ञानिक दबाव में जीता है। सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? क्या? बच्चे को खुद ही नहीं पता होता कि वो इतना चिड़चिड़ा क्यों महसूस कर रहा है। क्योंकि उसे अपने ही इमोशंस को प्रोसेस करने का तरीका नहीं मालूम। ये तो बहुत परेशान करने वाली बात है। लेकिन एक मिनट, अगर हम इस स्थिति का थोड़ा निष्पक्षता से आकलन करें तो एक सवाल जरूर उठता है। हर माता पिता के मन में यही बात आती है कि क्या सारा दोष उस स्क्रीन का है? क्या ये मोबाइल ही असली विलन है? हाँ, ये सवाल तो सबसे पहले आता है। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत ही असहज सच, एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ हमारे सामने रखता है। दस्तावेज का दावा है कि समस्या मोबाइल है ही नहीं। रुको, मोबाइल समस्या नहीं है। स्रोत के अनुसार असली समस्या है अनट्रेन्ड माइंड, यानी एक ऐसा मन जिसे डिजिटल दुनिया के आवेगों से निपटने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। हाँ, और यहीं पर स्रोत पूरी चर्चा का नजरिया बदल देता है। हम अक्सर बाहरी चीजों पर दोष मढ़ने के आदी होते हैं और मोबाइल को विलन बनाना सबसे आसान काम लगता है। हाँ, बहुत सुविधाजनक है। बिल्कुल, लेकिन दस्तावेज बहुत गहराई से इस बात पर जोर देता है कि ये लड़ाई बाहरी उपकरणों की नहीं है, बल्कि बच्चे के मन के भीतर चलने वाले संघर्ष की है। यहाँ थोड़ा रुककर इस दावे का परीक्षण करना जरूरी है। शोट का ये तर्क कि समस्या मोबाइल नहीं बल्कि अशिक्षित मन है, सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब मोबाइल और उसके ऐप्स को दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियरों द्वारा ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वे मानव मनोविज्ञान को हैक कर सकें। वे ऐसे एल्गोरिदम बनाते हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य ध्यान खींचना और उसे बांधे रखना है। हाँ, अटेंशन इकोनॉमी है पूरी। बिल्कुल। तो एक तरफ अरबों डॉलर की तकनीक है और दूसरी तरफ एक छोटे बच्चे का विकासशील मन। क्या सारा दोष सिर्फ बच्चे के अनियंत्रित मन पर डालना और तकनीक को क्लीन चिट दे देना स्रोत की तरफ से एक तरह का सरलीकरण नहीं है? ये तो बच्चे के साथ थोड़ी नाइंसाफी लग रही है। ये एक बहुत ही जरूरी और प्रासंगिक आपत्ति है, और ये स्पष्ट करना जरूरी है कि दस्तावेज इन टेक कंपनियों या उनके एल्गोरिदम्स का बचाव बिल्कुल नहीं कर रहा है। अच्छा, तो फिर उनका तर्क क्या है? स्रोत इस बात को पूरी तरह स्वीकार करता है कि डिजिटल दुनिया का डिजाइन ही बहुत लुभावना और एडिक्टिव है, लेकिन दस्तावेज का पूरा दृष्टिकोण उस क्षेत्र पर केंद्रित है जिस पर किसी का वास्तविक नियंत्रण हो सकता है। मतलब हम खुद पर जो नियंत्रण कर सकते हैं। हाँ, कोई भी व्यक्ति दुनिया भर के एल्गोरिदम को रातों रात नहीं बदल सकता। दस्तावेज का तर्क ये है कि डिवाइस या मोबाइल अपने आप में सिर्फ जानकारी और उत्तेजना का एक साधन मात्र है। वो एक टूल है, एक औजार की तरह। बिल्कुल। अगर हम तकनीक को ही विलेन मान लें तो एकमात्र समाधान यह होगा कि तकनीक को पूरी तरह हटा दिया जाए, जो आज के युग में व्यावहारिक नहीं है। हाँ, आज फोन के बिना तो स्कूल का काम भी नहीं होता। सही कहा। इसलिए स्रोत का नजरिया यह है कि चूंकि बाहरी उद्दीपनों को नहीं रोका जा सकता, इसलिए अगर बच्चे के मन को प्रशिक्षित नहीं किया गया, अगर उसे ये नहीं पता कि अपने आवेगों को कैसे नियंत्रित करना है, तो वो उस जानकारी के सैलाब में बह जाएगा। डिवाइस ने अपना काम किया और ध्यान खींचा। हाँ, लेकिन उस ध्यान को स्वेच्छा से वापस पढ़ाई या किसी जरूरी काम पर कैसे लाना है, इसका आंतरिक मैकेनिज्म बच्चे के पास नहीं है। ये एक बहुत दिलचस्प दृष्टिकोण है। मतलब स्रोत का फोकस पूरी तरह से इस बात पर है कि रिसीवर को कैसे मजबूत बनाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि डिवाइस तो अपना काम करेगा ना। बिल्कुल। लेकिन चूंकि बच्चे के पास अपना फोकस वापस खींचने की कोई तकनीक या प्रशिक्षण नहीं है, इसलिए वो उस लूप में फंस जाता है। तो वही बच्चा उसी डिवाइस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है। वो खुद ये तय कर पाएगा कि उसे कब रुकना है और कब स्क्रीन बंद करनी है। हाँ, इसीलिए स्रोत ये निष्कर्ष निकालता है कि मूल समस्या मोबाइल की मौजूदगी नहीं, बल्कि मन के नियंत्रण तंत्र का अभाव है। तो अब यहाँ से ये दस्तावेज एक समाधान की दिशा में मुड़ता है। स्रोत सिर्फ समस्या का विश्लेषण करके नहीं रुकता, बल्कि वो एक बदलाव की कहानी भी साझा करता है। हाँ, एक केस स्टडी जैसी है। बिल्कुल। दस्तावेज में एक ऐसे बच्चे का उदाहरण दिया गया है जो बिल्कुल उसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का शिकार था। मोबाइल में खोया रहना, पढ़ाई से कट जाना और अंदर से एक गहरा सेल्फ डाउट होना। लेकिन फिर उसे एक नया नजरिया मिलता है जो चीजों को बदल देता है। और दिलचस्प बात यह है
कि स्रोत के अनुसार ये बदलाव किसी बाहरी दबाव से नहीं आया। हाँ, दस्तावेज इस बात पर बहुत जोर देता है कि उस बच्चे को बदलने के लिए कोई पारंपरिक तरीका नहीं अपनाया गया। मतलब कोई डांट डपट नहीं की गई, कोई लेक्चर नहीं दिया गया। नहीं, ना कोई लेक्चर और ना ही कोई खोखला मोटिवेशन। अक्सर जब बच्चे नहीं पढ़ते तो भारी दबाव का सहारा लिया जाता है, लेकिन स्रोत का दावा है कि इस बच्चे को एक स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला, एक ऐसा सिस्टम जिसने चीजों को बुनियादी स्तर पर बदल दिया। दस्तावेज में इसके लिए एक बहुत ही कमाल का मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। उसमें कहा गया है कि ये बच्चा पहले एक रुका हुआ तालाब था, लेकिन इस नए सिस्टम के बाद वो एक बहती हुई नदी बन गया। रुका हुआ तालाब, बहुत गहरी बात है। अगर हम इसके पीछे के तर्क को समझें तो रुका हुआ पानी हमेशा सड़ता है, उसमें कोई नया प्रवाह नहीं होता, बस जो मौजूद है वो खराब होने लगता है। सही बात है। जब बच्चे के पास अपनी ऊर्जा को दिशा देने का या अपने तनाव को प्रोसेस करने का कोई तरीका नहीं होता, तो उसका मन भी उस रुके हुए तालाब की तरह नेगेटिविटी और एंजाइटी से भर जाता है। लेकिन बहती नदी में एक दिशा होती है, एक प्राकृतिक गति होती है। स्रोत ये दावा करता है कि ये सिस्टम बच्चे को वो दिशा देता है। पर यार सवाल ये है कि बिना रोज रोज पीछे पड़े, बिना डांटे, बच्चा खुद ब खुद पढ़ने कैसे बैठ जाता है? ये आंतरिक प्रवाह पैदा कैसे होता है? इस आंतरिक प्रवाह के पैदा होने का कारण स्रोत इन्फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बीच के गहरे अंतर को बताता है। इन दोनों में क्या फर्क बताया गया है? दस्तावेज के अनुसार ये जो सिस्टम है, ये बच्चे को बाहर से बदलने की कोशिश नहीं करता। बाहरी दबाव या इन्फॉर्मेशन देना, जैसे बच्चे को ये बताना कि पढ़ाई तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी है, ये सिर्फ सतह पर काम करता है। हाँ, बच्चे को भी लॉजिकली तो पता ही होता है कि पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल पता होता है, लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर पाता। स्रोत का दावा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बच्चे के अंदर मौजूद उस छुपी हुई क्षमता को जगाना, जिससे वो खुद उस दिशा में आकर्षित हो। जब बच्चा अपनी इमोशंस को संभालना सीख जाता है तो उसे बाहर से धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद फोकस करता है और खुद आगे बढ़ता है। एकदम सही। और यहीं पर दस्तावेज शक्ति सेवा मूवमेंट को प्रस्तुत करता है। ये वो अप्रोच है जो इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को मुमकिन बनाने का दावा करती है। तो अब हम इस समाधान के तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं पर गहराई से बात करते हैं, क्योंकि स्रोत में कुछ बहुत ही भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे ग्राफोलॉजी और ग्राफोथेरेपी। हाँ, ये शब्द थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं। स्रोत के अनुसार ये कैसे काम करता है? मतलब क्या महज एक पेन से कागज पर कुछ लिखने के तरीके को बदलने से किसी के सोचने का पैटर्न या उसका पूरा माइंडसेट सच में बदल सकता है? दस्तावेज स्पष्ट रूप से ग्राफोलॉजी और ग्राफोथेरेपी के विज्ञान का हवाला देता है और इसके पीछे के मैकेनिज्म को विस्तार से समझाता है। तो पहले ग्राफोलॉजी क्या है? ग्राफोलॉजी का अर्थ है लिखावट का विश्लेषण करना, यानी ये समझना कि कागज पर बने स्ट्रोक्स किसी व्यक्ति के अवचेतन मन और उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में क्या संकेत देते हैं। मतलब लिखावट से मन को पढ़ना। बिल्कुल। लेकिन इसका जो दूसरा और अधिक सक्रिय हिस्सा है वो है ग्राफोथेरेपी। स्रोत के अनुसार ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करने वाली एक विधि है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग का खुद को बदलने का गुण। हाँ, जब कोई व्यक्ति लिखता है तो ये केवल हाथ की मांसपेशियां नहीं होती जो काम कर रही होती हैं। ये मुख्य रूप से मस्तिष्क का मोटर कॉर्टेक्स होता है जो बहुत ही सूक्ष्म और जटिल संकेत हमारी उंगलियों तक भेजता है। ग्राफोथेरेपी का दावा है कि मस्तिष्क और हाथ के बीच का ये संचार एक दो तरफा सड़क है। अरे वाह, ये तो दिमाग की एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग करने जैसा हो गया। रिवर्स इंजीनियरिंग? वो कैसे? मतलब आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि दिमाग हाथ को निर्देश देता है। जैसा इंसान सोचता है वैसे ही उसके हाथ चलते हैं और उसकी हैंडराइटिंग बनती है। लेकिन यहाँ तो पूरी प्रक्रिया को ही उलट कर देखा जा रहा है। सही पकड़ रहे हैं आप। क्या इसका मतलब यह है कि जानबूझकर की गई हाथ की विशिष्ट गति दिमाग को वापस निर्देश दे सकती है? ये कुछ वैसा ही है जैसे अगर किसी का मूड खराब हो लेकिन वो जानबूझकर मुस्कुराने का शारीरिक अभिनय करे तो चेहरे की मांसपेशियां दिमाग को सिग्नल भेजती हैं कि सब ठीक है। हाँ, और शरीर में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। बिल्कुल। क्या ग्राफोथेरेपी का दावा भी इसी तरह का है कि कलम के सदे हुए स्ट्रोक्स जानबूझकर विचारों के पैटर्न को बदल रहे हैं? ये बहुत ही सटीक तुलना है। स्रोत बिल्कुल इसी तंत्र का वर्णन करता है। ग्राफोथेरेपी के तहत दस्तावेज ये दावा करता है कि जब एक प्रशिक्षित प्रणाली के मार्गदर्शन में बच्चा लगातार कई दिनों तक जानबूझकर कुछ विशिष्ट स्ट्रोक्स को
एक नए सकारात्मक पैटर्न में बदलता है तो वो केवल अपनी लिखावट को सुंदर नहीं बना रहा होता। तो वो क्या कर रहा होता है? वह बार बार दोहराए जाने वाले उन शारीरिक मूवमेंट्स के जरिए अपने मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बना रहा होता है। मान लीजिए कोई विशिष्ट स्ट्रोक एकाग्रता से जुड़ा है, तो उसे बार बार सही तरीके से बनाने का अभ्यास धीरे धीरे उस मानसिक पुरानी आदत को तोड़ने का दावा करता है जो चिड़चिड़ेपन या फोकस की कमी से जुड़ी थी। ये वास्तव में एक बहुत दिलचस्प परिकल्पना है, लेकिन दस्तावेज सिर्फ हैंडराइटिंग पर ही नहीं रुकता। स्रोत इसके साथ द्वादश शक्ति यानी 12 शक्तियों के कंसेप्ट का भी विस्तार से उल्लेख करता है। हाँ, 12 शक्तियां। तो ये 12 शक्तियां क्या है और ये ग्राफोथेरेपी के साथ कैसे जुड़कर काम करती हैं? हाँ, स्रोत के अनुसार ग्राफोथेरेपी वो माध्यम है जो मस्तिष्क को तैयार करता है, लेकिन द्वादश शक्ति वो ढांचा है जो बच्चे की पर्सनालिटी के विभिन्न आयामों को व्यवस्थित करता है। मतलब एक फाउंडेशन बन रही, फिर उस पर बिल्डिंग बन रही है। एकदम सही। दस्तावेज इन 12 शक्तियों को एक समग्र व्यक्तित्व विकास के अंगों के रूप में प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए स्रोत में इच्छा शक्ति यानी विल पावर और एकाग्रता शक्ति यानी पावर ऑफ फोकस जैसी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ये तो बहुत जरूरी चीजें हैं। हाँ, दस्तावेज का दावा है कि जब बच्ची का माइंडसेट ग्राफोथेरेपी के माध्यम से शांत होने लगता है, तो इन 12 शक्तियों के अभ्यास से उसके अंदर प्राकृतिक रूप से अनुशासन और आत्मविश्वास का निर्माण होता है। प्राकृतिक रूप से? हाँ, ये शक्तियां बच्चे को ये सिखाने का दावा करती हैं कि बाहरी जानकारी को कैसे फिल्टर करना है और अपनी आंतरिक ऊर्जा को कैसे एक दिशा में लगाना है। स्रोत जोर देकर कहता है कि ये विकास थोपा हुआ नहीं होता, बल्कि नेचुरल होता है। लेकिन यार, जब इस तरह की बातें सामने आती हैं जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी, ग्राफोथेरेपी, 12 शक्तियां, माइंड रीप्रोग्रामिंग, तो ऐसा महसूस हो सकता है कि ये कोई बहुत ही लंबा, भारी भरकम और जटिल कोर्स होगा जिसके लिए बच्चे को घंटों एक जगह बैठना पड़ेगा। हाँ, सुनने में ऐसा ही लगता है। आज के समय में जहां बच्चों के पास वैसे ही समय की कमी है, स्कूल है, ट्यूशन है, तो एक और भारी कोर्स उनके लिए सिर्फ एक नया बोझ बन सकता है ना? दस्तावेज इस चिंता को भी संबोधित करता है। स्रोत के अनुसार ये शक्ति सेवा मूवमेंट कोई हैवी कोर्स या बोझिल क्लास नहीं है। तो फिर ये कैसे होता है? इसे इस तरह से डिजाइन करने का दावा किया गया है कि इसे बच्चे के रोजमर्रा के रूटीन में बिना किसी बड़े व्यवधान के आसानी से फिट किया जा सके। स्रोत स्पष्ट करता है कि इस सफर की शुरुआत के लिए सिर्फ 12 दिन की आवश्यकता होती है। सिर्फ 12 दिन? हाँ, शुरुआती 12 दिन जहां एक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है और उसके बाद गहरे मानसिक और व्यवहारिक बदलाव के लिए ये प्रोग्राम 12 हफ्ते तक चलता है, जो रोजाना बहुत कम समय लेता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू जो स्रोत में बहुत ही प्रमुखता से हाईलाइट किया गया है, वो ये है कि दस्तावेज के अनुसार ये पूरा प्रोग्राम एकदम मुफ्त है, फ्री। बिल्कुल मुफ्त। ये दावा किया गया है कि इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से एक मूवमेंट या आंदोलन की तरह काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक घरों तक पहुंचना है। हाँ, और अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो दस्तावेज अंत में एक बहुत ही सीधा और गंभीर सवाल पूछता है। वो क्या? स्रोत का तर्क है कि अब सवाल ये नहीं रह गया है कि क्या किसी बच्चे का मन बदला जा सकता है या नहीं, क्योंकि उनके अनुसार विज्ञान और सही प्रणाली इसके पीछे मौजूद है। दस्तावेज के अनुसार अब असली सवाल सिर्फ ये है कि क्या सही समय पर सही कदम उठाया जाएगा। समय निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्रोत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये चेतावनी देता है कि डिले यानी निर्णय लेने में देरी का सीधा सा मतलब है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की जड़ों का और अधिक गहरा होना। समस्या और बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। हर वो दिन जो बिना किसी हस्तक्षेप के गुजर रहा है, वो उस रुके हुए तालाब में और अधिक काई जमा कर रहा है। जबकि दूसरी ओर एक छोटा सा एक्शन लेने का मतलब है उस रुके हुए पानी को बहती हुई नदी में बदलने की शुरुआत करना। और दस्तावेज इस बात को बहुत स्पष्ट करता है कि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ स्कूल के मार्क्स, ग्रेड्स या अगले एग्जाम को पास करने तक सीमित नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं अधिक बुनियादी है। बिल्कुल। स्रोत यह निष्कर्ष निकालता है कि आज लिया गया एक छोटा सा फैसला कल की एक नई पहचान तय कर सकता है। यह इस बारे में है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की कठिन चुनौतियों का सामना कैसे करेगा, वो मानसिक दबाव को कैसे झेलेगा। हाँ, और बिना भटके अपनी मंजिल की ओर कैसे आगे बढ़ेगा।
तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण से कुछ मुख्य निष्कर्ष निकालें तो दस्तावेज के अनुसार 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। वो 3 बातें क्या हैं? पहला, बच्चों का स्क्रीन से चिपके रहना और बात-बात पर चिड़चिड़ा होना सिर्फ एक सतही लक्षण है, असली बीमारी नहीं। दूसरा, असली चुनौती उस अनलिमिटेड डिजिटल इंफॉर्मेशन के सामने एक ऐसे मन का होना है जिसे अपने स्वयं के आवेगों को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण नहीं मिला है। अनट्रेन्ड माइंड। बिल्कुल। और तीसरा, समाधान बाहर से डांटने या डिवाइस छीनने में नहीं है, बल्कि शक्ति सेवा मूवमेंट जैसे सिस्टम के जरिए ग्राफोथेरेपी और आंतरिक शक्तियों के माध्यम से उस माइंड को अंदर से प्रशिक्षित करने में निहित बताया गया है। ताकि इन्फॉर्मेशन सच में ट्रांसफॉर्मेशन बन सके। बहुत अच्छे से समराइज किया आपने। और जो भी लोग इस विश्लेषण को सुन रहे हैं उनके लिए ये समझना भी जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ बच्चों की शिक्षा या पेरेंटिंग के बारे में नहीं है। हाँ, ये बड़ों पर भी लागू होता है। बिल्कुल। आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में जहां तकनीक और एल्गोरिदम हर दूसरी चीज पर हमारा ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किए गए हैं, अपना ध्यान केंद्रित रखना और अपने मन को शांत रखना हर उम्र के इंसान की एक बुनियादी जरूरत बन चुकी है। ये डिजिटल युग में सर्वाइवल की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। आज के समय में हर कोई कहीं ना कहीं उस डिस्ट्रैक्शन और सूचनाओं की अधिकता से जूझ रहा है। तो चलिए इस चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसा विचार छोड़ते हैं जो इस पूरी स्रोत सामग्री से परे जाकर सोचने पर विवश करता है। वो विचार क्या है? हमने इस दस्तावेज के जरिए देखा कि कैसे हैंडराइटिंग बदलने जैसी एक अत्यंत छोटी सी संधी हुई शारीरिक क्रिया किसी व्यक्ति के मन को इस विशाल डिजिटल दुनिया के भारी दबाव से निपटने के लिए रीवायर करने का दावा करती है। अगर हम इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत को जीवन के अन्य हिस्सों पर लागू करें तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। बताइए। अगर एक छोटी सी शारीरिक क्रिया इतना बड़ा मानसिक बदलाव ला सकती है तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कौन सी छोटी अनदेखी आदतें या क्रियाएं हैं जो चुपचाप हमारी मानसिक स्थिति को लगातार कंट्रोल कर रही हैं और हमें उसका एहसास तक नहीं है? ये निश्चित रूप से एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर हर किसी को गहराई से विचार करना चाहिए। तो अगली बार जब रात के 11 बजे घर में सन्नाटा हो और कोई उस कमरे का दरवाजा खोले तो उम्मीद है कि वहां स्क्रीन की वो नीली रोशनी नहीं बल्कि एक शांत, केंद्रित और बहती हुई नदी जैसा ऊर्जावान मन दिखाई देगा। आज के इस स्रोत आधारित विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने मन के तंत्र को समझते रहिए।